दफा है जब आपने हमें सोशल मीडिया पर और आपके प्रोफाइल को देखते हुए, आपके आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए हमने आपको आपसे बात करना मुनासिब समझा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना पढ़ लिखने के बाद आपने आईएएस का मेंस का एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट अभी दिया है आपने। इसके अलावा एलएलबी मतलब वकालत आप कर रहे हैं। अ, इतना पढ़ लिखने के बाद क्या राजनीति में पढ़े लिखे की जगह है आज भी? मेरे मेरे मन में जानने की उत्सुकता है, क्या जवाब देंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि राजेश कुमारी यूट्यूब के लाखों चैनल हैं, उत्तराखंड में भी मीडिया के नाम पे हजारों चैनल हैं। लेकिन मैंने जिस किसी से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमें पेड इंटरव्यू देना होगा, क्योंकि मैं गरीब किसान परिवार का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। भले ही अपने संघर्षों से मैंने पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, लेकिन आज भी जब मैं बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों के सामने आया हूँ, तो रायशुमारी ही वो मंच था जिसने मुझे आगे आने का मौका दिया। तो वास्तव में अगर मैं कहूं कि मुझे लगता था कि टीवी में ही गोदी मीडिया है, ये यूट्यूब में भी गोदी मीडिया बसती है, पहली बात। लेकिन रायशुमारी एक अद्वितीय, अविश्वसनीय और अकल्पनीय चैनल है, जिसने हर व्यक्ति को, चाहे वो समाज के किसी वर्ग से जुड़ा हो, उसे मौका देने की कोशिश की है, चाहे वो एक गरीब किसान का बेटा क्यों ना। पहली बात। और दूसरी बात, आपने पूछा कि मुझे राजनीति में आने की ऐसी क्या सूझी। देखिए सर, क्योंकि मैं संविधान का स्टूडेंट यूपीएससी के जमाने से भी रहा हूँ और मैं एलएलबी भी कर रहा हूँ। देखिए, चाहे कितना ही बड़ा आप अधिकारी बन जाइए, चाहे आप कुछ बन जाइए, लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, जो उसके लिए आपको लेजिस्लेटिव यानी विधायिका का भाग बनना पड़ेगा, या आपको विधायक बनना पड़ेगा, या आपको सांसद बनना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर जब तक समाज का गरीब, कमजोर, मजदूर और किसान का बेटा विधानसभा में नहीं बैठता, लोकसभा में नहीं बैठता, तब तक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई सरकार गंभीरता से नहीं सोचेगी। और इन गरीबों, पिछड़ों, दलितों और कमजोरों की आवाज उठाने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मुझे भी राजनीति में उतरना ही होगा। बिल्कुल विनोद जी, जो आप बातें कर रहे हैं अक्सर जो है तो दिल्ली का मुझे अन्ना आंदोलन याद आ गया। दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें मंचों पर राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की और सभी के लिए समान नीति बने, सभी अंतिम पायदान पर तक इसका जो है वो लाभ पहुंचे, हमने ऐसी बातें सुनी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक ये आदर्श स्थिति राजनीति में नहीं आ पाई है, जिस आदर्श स्थिति को लाने की आप बात कर रहे हैं। एक निर्दलीय के तौर पर आप मैदान में जाते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो कैसा लगता है आपको? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी जैसी पार्टी हमारे साथ है, जो कहती है कि हम भारत में दुनिया में नंबर 1 पार्टी हैं, और दूसरी तरफ है कांग्रेस, जिसका परिवारवाद उसके साथ है, अच्छाई चल रही है। ये दोनों मजबूत स्तंभों और जड़ों के बावजूद आप उनकी अपने अपना दावा कहाँ तक दे पाए हैं? लोग आपके प्रति क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ये तो हम जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहली बात कि लोकतंत्र में कोई भी स्तंभ तभी तक मजबूत होता है, कोई भी पार्टी तभी तक मजबूत होती है जब तक उनके पास लोगों का समर्थन हासिल होता है। और लोग उसे ही समर्थन करते हैं जब उन्हें अपने बीच का आदमी मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बहुत मशहूर कॉमेडियन है कपिल शर्मा जी, आपने उन्हें देखा होगा। वो इतने सुपरहिट क्यों हो गए? क्योंकि उनके जो जोक्स होते हैं वो आम आदमियों के बीच के होते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार वो कह रहे थे कि दूल्हे के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति जो मोबाइल पे बात करता है, अपने आप को दूर संचार मंत्री समझता है, तो लोग उनकी बातों पे हंसते हैं, क्योंकि वो कॉमन पीपुल से कनेक्ट होते हैं। तो मेरी रणनीति भी बहुत साफ है। मैं आम आदमी हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ, और गरीबों के बीच से ही अगर कोई व्यक्ति आगे आकर के गरीबों से कनेक्ट होता है, तो मेरी जो कनेक्टिविटी लोगों के साथ बन सकती है, जो केमिस्ट्री बन सकती है, वो दिल्ली में बैठने वाले नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की नहीं बन सकती है, और किसी भी नेता की नहीं बन सकती है जो बड़े बड़े कारों में चलता है, बड़े बड़े लश्करों में चलता है।
मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पैदल चल के, अकेले चल के अपना प्रचार करता हूँ। तो ये मेरी कनेक्टिविटी लोग खुद देखते हैं कि भाई बंदा अकेले हाथ में पोस्टर लेकर के हाथ जोड़ के वोट मांगने आ रहा है, कि आम कौन है, खास कौन है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, सत्ताधीश कौन है और आम आदमी कौन है। ये अंतर लोगों को स्पष्ट रूप से खुद ब खुद मुझे देख के ही समझ में आ जाता है। चलिए मुद्दों पे आते हैं विनोद जी, मुद्दे क्या है? यहाँ से आप अल्मोड़ा 52 सीट से खड़े हुए हैं, यहाँ के लोकल इश्यूज क्या है? क्योंकि क्या है, वो चुनावी राजनीति है, चूंकि अब कल आखिरी दिन है प्रचार का। हम देख रहे थे अभी तक जो है राष्ट्रीय मुद्दों को कहीं ना कहीं और राष्ट्रीय बहसों को कहीं ना कहीं हावी कर दिया जाता है लोकल मुद्दों पर। आपके लिए यहाँ के मुद्दे क्या है जिससे आप जनता से कनेक्ट आपको लगता है? सर सबसे पहली बात बताता हूँ और मैं ईमानदारी से बताऊंगा, और ये बताने का मुझे दुख भी है कि हमारे चुनाव के यहाँ का कोई मुद्दा नहीं, और यहाँ के चुनाव के बस दो मुद्दे हैं कि शाम को हमें पीने के लिए शराब मिल जाए और वोट के बदले 500 का नोट मिल जाए, और उसके बाद फिर लोग रोते भी हैं। आज नेताओं की किराए की भीड़ अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पार्टियों की, तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। इतना बड़ा लाभ, इतना बड़ा लश्कर उसके साथ चलता है। लेकिन मैं लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो विधायक प्रत्याशी आज 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया खर्च करके इलेक्शन लड़ रहा है, वो कल की डेट में अपने पैसे वसूल करने के बजाय क्या उनका विकास करेगा? क्या वो अच्छे अस्पताल बनाएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल बनाएगा, अच्छे स्कूल बनाएगा, सड़कों को खड्डों से मुक्त करेगा? कभी नहीं। तो आप कहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुझे भले ही लोग इस बात के लिए क्रिटिक्स करें, लेकिन मैं ईमानदार जवाब दूंगा। आज कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ दारू इनके लिए, शराब इनके लिए मुद्दा है और नोट इनके लिए मुद्दा है। अगर मुद्दे होते तो ये अल्मोड़ा गोविंद बल्लभ पंत जी की कर्मस्थली रहा है, हर गोविंद पंत की कर्मस्थली रहा है, हर गोविंद तिवारी जी, बद्रीदत्त पांडे जी, कुंती देवी, सरला वर्मा, एक से एक ऐतिहासिक लोग यहाँ से हैं। क्यों हम आज इतने पिछड़े रह गए हैं? हमें विकास के लिए देहरादून की ओर क्यों देखना चाहिए? ये बौद्धिक लोगों की नगरी थी, यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों इसे बड़े बड़े आईटी हब के रूप में डेवलप नहीं किया गया? क्यों यहाँ पे बीपीओ सेंटर से नहीं आए? क्यों यहाँ के लोगों को अपने हाथ का एक्सरा कराने के लिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हल्द्वानी दौड़ना पड़ता है? वही शराब की बोतल और 500 की नोट, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आप तो एक यूट्यूबर काफी एक्टिव रहते हैं। एक यूट्यूबर मैदान में उतरा है, चुनावी मैदान में उतरा है, राजनीतिक मैदान में उतरा है। ये एक्सपीरियंस अपने आप में मुझे लगता है पहली बार होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर आप काफी, और सोशल मीडिया का इन दिनों बहुत है, तो आप सोशल मीडिया से भी कनेक्ट, कैसा फीडबैक आपको मिलता है? क्योंकि यूथ जो है वहीं हमें पाया जाता है। बिल्कुल सर, और मैं अपने आप के साथ साथ पहली बात तो मैं कहता हूँ कि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, मैं कहता हूँ हर गरीब का चुनाव है, और मेरे यूट्यूब फ्रेटर्निटी का चुनाव भी है। क्योंकि ये यूट्यूबर्स के बीच में एक एकता का सवाल होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम जहाँ पर देखते हैं कि कई सारे हमारे बीच यूट्यूबर्स हैं, उनको भी कई बार आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, उनके कानूनी मुद्दों का हनन हो जाता है। तो ऐसे में यूट्यूब फ्रेटर्निटी को भी यहाँ पर खुल के सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरे मन में बिल्कुल दो टूक विचार है, और जितने भी देश के यूट्यूबर फ्रेटर्निटी के लोग हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों को भी हमारा साथ यहाँ पे खुल के देना चाहिए। सर ओवर टू यू। चलिए विनोद जी, अब मैं कुछ मसलों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपका विजन समझना चाहता हूँ, आपकी दूरदृष्टि क्या है, और जिन मसलों को मैं अभी आपके सामने रखूंगा उन समाधान को लेकर आपका नजरिया क्या कहता है। सबसे पहला मसला है, अगर आप विधायक बनते हैं, अगर आप विधायक चले जाते हैं, तो पलायन के मुद्दे पर आपका तरीका क्या रहेगा? पलायन को रोकने के लिए आपका तरीका क्या रहेगा? क्या वो कदम उठाएंगे जिससे आपके क्षेत्र में पलायन हो सके? देखिए सर, मैं जो हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत ही रिसेंटली एक फिल्म देखी, पुष्पराज। तो मैंने इस फिल्म में देखा कि चंदन की तस्करी की जा रही है दक्षिण भारत में। तो मेरे दिमाग में आया कि दक्षिण भारत में चंदन के पेड़ यहाँ पे उगाए जा रहे हैं। जब मैंने दक्षिण भारत में चंदन के पेड़ की लोकेशन सर्च की, तो वहाँ का पर्यावरण, वो पहाड़ी इलाका है, उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं जहाँ पर वो उगता है। तमिलनाडु और केरला के बीच में एक नीलगिरी गांठ, जो ज्योग्राफिकली इसको हम टर्म्स यूज करते हैं, वहां पे उगते हैं। वहां की हाइट और उत्तराखंड की हाइट, वहां का पर्यावरण और उत्तराखंड का पर्यावरण सेम है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आप ये समझिए कि हमने यहाँ पे चंदन की खेती की और 5 या 10 साल में चंदन का एक वृक्ष तैयार किया। एक ही वृक्ष लाखों लाख में जाता है। तो क्यों ना हम
यहाँ के जो युवा 5-5, 7-7, 8-8 हजार में होटलों में बेचारे बर्तन घिसने जा रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे ऐसे फायदे वाले बिजनेस में हम लगा दे। चंदन के पेड़ों का बिजनेस हो सकता है, फूलों का व्यापार यहाँ पे हो सकता है, हम खेती में लगाएंगे, लोगों को एमएसएमई से जोड़ेंगे, लेकिन उन चीजों में जिनमें इनकम बहुत ज्यादा है। अब चंदन का एक वृक्ष अगर हमारा तैयार यहाँ पे हो जाता है तो 20-30 लाख रुपए उसकी कीमत जाती है। तो अपने आप में लोग सिर्फ रोजगार लेंगे नहीं, बल्कि अपने यहाँ लोगों को नौकरी में रखेंगे भी। लेकिन इसके लिए जनता को जरा सा जागरूक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, और उन्हें यूपीएससी की बुद्धि पर यकीन करना पड़ेगा कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो ऐसे हवा में के नेताओं की तरह हवाबाजी नहीं करते, प्रैक्टिकल की हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको लेकर आप बनाते हैं, क्या खाका बनाते हैं, ये आगे की बात होगी, लेकिन आपने एक मोटा मोटी तस्वीर सामने रख दी कि क्या क्या विकल्प हैं रोजगार के। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, मैं उत्तराखंड में घूमता हूँ और इस मुद्दे को मुझे हर जगह पहाड़ी क्षेत्रों में देखना पड़ता है, जहाँ पर अस्पतालों की सुविधा नहीं रहती है। अगर छोटी स्वास्थ्य की समस्या होती है तो उसके लिए बहुत किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि गांव जो है वो सड़क से काफी नीचे हैं, कई बार ऐसा होता है कि सड़क से काफी ऊपर होते हैं। तो सड़क का नेटवर्क तो बना दिया है, लेकिन उस सड़क के भी लोगों को अभी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसको लेकर के आपका क्या रवैया रहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने अस्पतालों की बात करता हूँ। हमारे यहाँ के एक अस्पताल में एक ही गोली मिलती है, बाकी कुछ नहीं। उसका नाम है पैरासीटामोल। अगर आपको चाहना है तो आप स्टिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए। मैं दावा करता हूँ सारे ये हल्द्वानी से नीचे के हॉस्पिटल आप उठा लो, पैरासीटामोल के अलावा कोई कैप्सूल नहीं मिलेगा। वहां पे कंपाउंडर जो है डॉक्टरों की भूमिका निभा रहे होते हैं। जो छोटे छोटे वो चपरासी होते हैं, पर्ची काटने वाला व्यक्ति लोगों को इंजेक्शन लगा रहा होता है। पूरा ढर्रा ही खराब है जी। मतलब अस्पताल में जिसका डॉक्टर है नहीं, जिसका जो काम नहीं है वो काम कर रहा है। मशीनें हैं या वो चल नहीं रही है, उनको चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है। अब मैं बताता हूँ, अल्मोड़े में मेडिकल कॉलेज खुला है नीचे और 100 लोगों की भर्तियां हुई है। मैं विधायक बनते ही ये तय कर दूंगा यहाँ के लोगों से कि जो हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी से बंदा पढ़ेगा 5 साल उसे हम बाउंड साइन करवा के लेंगे कि चाहे गांव में जाना पड़े, खोखचों में जाना पड़े, दूर दराज जाना पड़े, आपको हमारे अल्मोड़े में सेवा देनी होगी। नहीं तो आप एडमिशन नहीं लोगे, उनसे हम लिखत में लेंगे। डॉक्टर अगर हमारे पास आ गए सर गांव में, तो स्वास्थ्य सुविधा आधी बीमारी में मानता हूं कि साइकोलॉजिकली डॉक्टर की उपस्थिति से ही गायब हो जाती है। ये हमने मनोविज्ञान में पढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ऐसा एक मॉडल हम तैयार करेंगे और अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर तभी होगा जब जो नेता 5 करोड़ रुपए बांटेंगे वो तो अपना पूरा करेंगे। अगर हमें जिताएंगे तो मेरे पास अपना पूरा करने का कोई सिस्टम तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि अस्पतालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, अच्छी मशीनें लाऊंगा, डॉक्टरों को पकड़ के लाऊंगा और गाँव गली मोहल्लों तक इलाज की सुविधाएं सर उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आते हैं शिक्षा पे। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जगत में आप हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। आप तो दूसरे राज्यों की शिक्षा की बखूबी जानते हैं, केंद्र में किस तरीके के केंद्र शासित राज्यों में शिक्षा दी जाती है वो भी जानते हैं। कि अगर आप तुलना करें जिस क्षेत्र में आप हैं, बड़े बड़े विद्वान वहां से निकले हैं, शिक्षाविद निकले हैं, अभी आपने नामों का भी जिक्र किया था। अल्मोड़ा तो अगर हम देखें पीछे से तो वो तो एक तरीके से सांस्कृतिक राजधानी इसको कहा जाता है। तो उनका गढ़ ये रहा है, अंग्रेजों का गढ़ ये रहा है। वहां पर अंग्रेजी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन शिक्षा क्या पहले की तुलना में बढ़ी है, बड़ा है या उसका कम हुआ है? अगर कम हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं और उस पर बदलाव कैसे आप करेंगे विधायक अपने क्षेत्र में? सर देखिए, ये शिक्षा व्यवस्था एक विधायक के बदलने की तो बस की बात नहीं है, मैं ईमानदारी से कहूंगा। लेकिन हाँ, मैं विधायक बनता हूँ, आगे हमारा कोई दल बनता है और मैं पॉलिसी मेकर बनता हूँ, देहरादून जाके चीफ मिनिस्टर बनता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में सबसे कमजोर बात है कि देखिए हमारे शिक्षक बहुत इंटेलिजेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पढ़ाने का कम्युनिकेशन स्किल कि दूसरे को समझाने वाली बात की कैसे रचनात्मक तरीकों से बच्चों को समझाया जाए। देखिए एक होता है कि खाली आप बोल के लिखा दो, दूसरा होता है कि आप कोई साइंटिफिक डिस्प्ले लगा दो, सामने से एलईडी लगा दो, बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाओ। देखिए
कई सारे आप आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े बड़े आ गए हैं, वो प्रैक्टिकली करके बड़ी बड़ी एलईडीज के माध्यम से, प्रोजेक्टर्स के माध्यम से बच्चों को करके दिखा रहे हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जब तक हमारे पहाड़ के बच्चों के लिए यूज नहीं होगा, कैसे हमारा राज्य आगे विकसित होगा। और एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ता हूँ, हमारे यहाँ पढ़ाई होती है सी ग्रेड। जब हमारा बच्चा कंपटीशन में जाता है तो उसका कंपटीशन होता है दिल्ली के बच्चे के साथ। हम भी जब पहली बार गए थे तो हम मतलब बहुत ही अपने आप को बैकवर्ड वहां पे हमने पाया। भले हम यहाँ पे अपनी क्लास में हम सबसे टॉप थे, दिल्ली में जब कोचिंग में गए तो सबसे बैकवर्ड थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो बेस्ट भी होता है वो वहाँ के लास्ट से पीछे होता है। क्यों? क्योंकि उसको सुविधाएं नहीं दी गई है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, इन सब चीजों को लाया जाए और बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ उन्मुख किया जाए। ये मेरा विजन रहेगा। बिल्कुल। पहाड़ में चूंकि पलायन उत्तराखंड सबसे बड़ा राज्य रहा है, पलायन का बड़ा दंश उत्तराखंड के साथ जुड़ा है पलायन का। यहाँ पर ज्यादा आबादी अगर हम देखते हैं तो बुजुर्गों की, महिलाओं की नजर आती है। महिलाएं हम देखते हैं कि स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है हमेशा, चाहे वो जो है रोजमर्रा की चीजों से जूझना हो या फिर स्वास्थ्य जैसी चीजों से जूझना हो, प्रभावित है तो महिलाएं हैं। महिलाओं को लेकर के उनको से एम्पावर्ड किया जाए, उनको उनके हाथ को सशक्त किया जाए, इसको लेकर के कुछ प्लानिंग है आपके पास? क्योंकि मैंने आपकी कई वीडियोस देखी है, आप गांव-गांव जो है जाते हैं और वहां लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं तो महिलाएं आपको ज्यादा मिलती हैं। और मैं कह रहा हूँ एक बड़ा फैक्टर है महिलाएं, महिला वोटर। अगर महिलाओं को अगर आपने कन्विंस किया है तो काफी आपकी जीत जो है वो हम सुनिश्चित उसको मान सकते हैं। तो महिलाओं को क्या विजन है आपका? देखिए, महिलाओं को लेकर के जो मेरा पहले सबसे बड़ा विजन है, एक बात जो मेरे मन में है, महिलाओं को रोजगार हम बाद में देंगे, पहले उनको उनके पियक्कड़ पतियों की मार से बचाना यहाँ पर जरूरी है। हर घर में आपको यहाँ पे शाम को घरेलू हिंसा का शिकार मिल जाएगी। और ये 70 से 80% घरों की मैं बात बता रहा हूँ, मैं कोई इक्के दुक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पढ़ेंगी तब, वो लिखेंगी तब, वो रोजगार तब करेंगी जब उनकी मानसिक शांति होगी। देखिए, आप अगर मेंटली अनस्टेबल हैं, अगर आपका दिमाग हम कहें कि पूरी तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, आप दिमागी रूप से खुश नहीं है, तो आप रोजगार में भी काम लगा के मन नहीं कर सकते। मेरी सबसे बड़ी घोषणा है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो अल्मोड़े की सारे शराब की दुकानों पे मैं ताला लगा दूंगा। महिलाएं खुश रहेंगी तो अपने आप को अपना सशक्तिकरण करने में सक्षम है। और ये हर एक महिला की, मैं जब गांव जाता हूं तो वो कहते हैं कि भाई बस कुछ मत करो, ये हमारे शराबी पतियों की शराब खुला दो। तो बस मैं पूरे अल्मोड़े जिले को एकदम ड्राई डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा, लेकिन ये काम मुझे 110% करके दिखाना है। ये हो गया, महिलाएं घरेलू हिंसा से मुक्त होगी तो सशक्तिकरण उनका स्वतः ही हो जाएगा। वो पढ़ेंगी, लिखेंगी, खुद अपने आप में कैपेबल हैं। बाकी और चीजों के साथ हम उनको कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है शराबबंदी का, जो अल्मोड़े डिस्ट्रिक्ट में हम करा के रहेंगे। और मैं मानता हूँ ये हो गया तो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का आधार बिंदु सिद्ध होगा। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं पानी पर भी चाहता हूँ। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो पानी बिजली बनाता है और बिजली पूरे देता है, लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि जल का संकट है, पेयजल का संकट हम देखते हैं। हालांकि केंद्र की सरकार ने हर घर हर नल शुरू तो किया है, नल है, पानी उसमें हमें दिखता नहीं है। मैं तो गाँव घुमा हूँ, मुझे हर जगह यही तस्वीर नजर आ रही है। तो पानी को लेकर के आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, इसको करने का आप सोच रहे हैं? बिल्कुल सर, पानी के बारे में मैं पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को इस बार इंक्लूड करना चाहूंगा अपने जवाब में। माननीय कैलाश शर्मा जी जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं इस चुनाव में, कहते हैं कि हमने पानी के क्षेत्र में ऐसा काम किया था या ऐसा काम करके दिखाएंगे, तो किसी ने नहीं किया होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2002 से 2007 तक वे विधायक थे, तब क्या उनके हाथ किसी ने फेविकॉल के जोड़ से ऐसे चिपका दिए थे जो खुल नहीं पाए 5 साल? दूसरा, मनोज तिवारी जी आजकल कह रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कि हमने उत्तराखंड को पानी पिलाया। उनका एक औरत एक गाना कहती है, वो उनका जो लाउड स्पीकर का थीम सॉन्ग है। तो मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, ये बात बहुत सही है कि मनोज तिवारी जी ने अल्मोड़े में पानी की बहार की, लेकिन वो पानी लोगों की आंखों से आंसू के रूप में आया था। उसके अलावा कोई पानी यहाँ पर मिला किसी को नहीं है। अब जहां तक बात है मेरे विजन की, मैं ये बहुत ही स्पष्ट और साफ तौर पर कहता हूँ कि जो पानी है, हमारा पानी नीचे, मतलब इतने यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, उसको एक चैनलाइज करने की जरूरत है। आप समझिए कि हमारा नीचे एक कोसी डैम बना हुआ है,
इसमें इतना पानी वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसको सही तरीके से वितरण नहीं होने के कारण, उसका सही तरीके से चैनलाइजेशन नहीं होने के कारण आधा शहर प्यासा रहता है। पानी की कमी यहाँ नहीं है, नीतियों की कमी है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कमी है। और इस युवा भाई को आप एक बार साथ देखिए, अगर अल्मोड़ी की जनता देखेंगी तो हर घर में नल, हर घर में जल, जो केंद्र सरकार की योजना है, वो जो नल में आप कह रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है, उस नल में पानी आएगा और 24/7 आएगा। ये मेरा वादा है सबसे। अच्छा चलिए, आप मुझे तो बहुत सारे आएंगे तो मुझे लगता है समय कम पड़ेगा, लेकिन आखिरी में मैं आपसे बस एक रिएक्शन इस पर चाहता हूँ कि फ्री की जो पॉलिटिक्स है उस पर आपका टेक क्या है? जो फ्री बांटने की जो राजनीति हुई, और मैनिफेस्टो में हम देख रहे हैं उत्तराखंड में भी तमाम पार्टियां खुल गई हैं, पानी फ्री देने की बात है, पानी फ्री देने की बात है, उस पर आपका टेक क्या है? देखिए सर, जहाँ तक समाज के गरीब वर्ग की बात, यकीन मानिए कि फ्री वाला फॉर्मूला आधा सही है और आधा गलत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, इन लोगों को जरूरत है फ्री की, मैं इस पे मना नहीं करूंगा, लेकिन ये फ्री अनावश्यक रूप से जबरदस्ती ना दिया जाए। जिसको जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली में केजरीवाल जी की बात करूंगा तो उन्होंने महिलाओं के लिए बस का किराया फ्री किया, उसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो 40-40 हजार की सैलरी ले रही है। अब एक महिला वो है जो गृहिणी है, जो कमाती नहीं है, या जो कोई रेहड़ी पट्टी लगा करके 100 रुपए की मजदूरी वाला काम कर रही है, और दूसरी महिला वो है कि जो 40 हजार की सैलरी ले रही है। तो हमें फ्री से, मैं ये नहीं कहता कि बहुत गलत चीज है, लेकिन जिसको जरूरत है ये हमें तय करना होगा कि वहीं तक पहुंचे जिसको वास्तविक जरूरत है। अगर वास्तविक जरूरतमंद के हिसाब से नहीं होगा तो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग में इसे मानता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी जो सोच है मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। जनता क्या कहती है वो तो कमेंट में हमें पता चलेगा आपकी सोच पर, लेकिन पर्सनली पत्रकार होने की हैसियत से, चूंकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई नेताओं से मिलता हूँ, इतनी बेबाकी के साथ, इतने खुले तौर पर, इतनी समझदारी से मुझे बहुत, मैंने शुरुआत में एक बात कही कि राजनीति जो है वो इस तरीके से दलबल और बाहुबल और धनबल के जरिए हाईजैक की गई है। इसमें जरूरत है पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक प्रयोग जरूर किया, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक मिक्सअप जैसी स्थिति हो गई है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी संक्रमण हम देख रहे हैं। कुछ जगहों पर टोटली तो नहीं आया, लेकिन कई जगहों पर उसका भी धनबल और बाहुबल का संक्रमण आ गया है। लेकिन आपके लिए हमारी ये पूरी शुभकामनाएं हैं। आप जिस मकसद से आए हैं इस मैदान में, जनता आपको अपना आशीर्वाद जरूर देगी, और जो सोच आप लेकर चल रहे हैं वो आप बदस्तूर आगे जारी रखेंगे। एक आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क अगर मैं आपसे चाहूँ इस चुनाव को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर, क्या आपका रिमार्क रहेगा? क्या आप संदेश देना चाहते हैं यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं? मैं एक सिर्फ पॉलिटिकल कैंडिडेट होने के नाते नहीं, एक समाज का हिस्सा होने के नाते, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते, क्या आप लोगों को राय देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं भगवत गीता के 2 श्लोकों से अपना ये इंटरव्यू कंक्लूड करना चाहूंगा। सबसे पहले जो मेरी राजनीति का ये युद्ध है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मात् उत्तिष्ठकम तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी मुझे इस राजनीति के महासमर में सैकड़ों कौरवों का अंत करना है, जो भ्रष्टाचार रूपी कौरव है, जो अपराधी रूपी कौरव है, जो सामाजिक बुराई रूपी कौरव है। और अगर मैं इस युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर मैं इस युद्ध में